नमस्कार दोस्तों, दिशा ई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लेंगे संविधान। भारतीय संविधान की इसमें हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान देखिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें संविधान के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मोस्टली सभी बड़े एग्जाम लो या छोटे एग्जाम लो, सभी एग्जाम में संविधान का जो सिलेबस है डाला हुआ है। कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, कई टॉपिक अलग अलग होते हैं, वो सारे कवर। तो अपन ने जो ये क्लास स्टार्ट की है वो संपूर्ण संविधान की बात करेंगे। यहाँ पे प्रारंभ से लेके कि कैसी ऐसी घटनाएं घटी थी भारतीय संविधान में बनाने में, कहाँ से रूपरेखा रेखा तैयार की गई थी, कहाँ से आइडिया आई थी, कौन सी घटनाएं घटी जिससे नियम लाने पड़े, वो नियम आगे जाके भारतीय संविधान के निर्माण में कैसे सहयोग हुए, ये हम पढ़ेंगे इस क्लास में। और संपूर्ण भारतीय संविधान यहाँ पे मिलेगा इस क्लास में, शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि लास्ट भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन हुआ है वहां तक हम ये चीज पढ़ेंगे। एक एक चीज सारी कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि हमारी सिलेबस में ये है तो ये छूट गया। कुछ नहीं छूटेगा इसके अंदर, बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट है ये ऐसे क्वेश्चन, भारतीय संविधान ऐसा जिसमें सब क्वेश्चन आते हैं सब एग्जाम में, और कुछ कंफ्यूजन की वजह से वो छूट जाते हैं, वहीं आपका सिलेक्शन एक दो नंबर से रुक जाता है। तो हम प्रयास करेंगे सिलेक्शन इस बार नहीं रुके, और ये आपको फायदा देगा। एक सब्जेक्ट वो है भारतीय संविधान। तो देखिए आज की क्लास है, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान, संविधान की बात करेंगे कि ये है क्या। जब इसकी पहुंच जाएंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे प्रोसेस चला। लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जब बनने की बात हुई तो ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिससे लोगों को लगा, या किसी कंपनी को या कहीं जो बाहर से आके अपने पे शासन कर रहे थे उनको लगा कि हाँ यहाँ पे नियम बनने चाहिए। और वो नियम आगे चल के ही क्या कर रहेंगे भाई, भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर जो रूपरेखा तैयार करेंगे, भागीदारी निभाएंगे। तो देखिए भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो देखिए आपको हिस्ट्री पढ़े हैं आपने। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ये कहां से हुआ कि जब अंग्रेज भारत में, यानी विदेशी जब भारत में आए, और स्पेशली कौन, अंग्रेज। जब अंग्रेज आए और यहाँ व्यापार करने के लिए आए, उन्हें लगा यहाँ पे अच्छी तरह से व्यापार कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ कायदे कानून भी होने चाहिए जो आगे जाके उनके लिए सुविधाजनक बन जाएंगे। तो सबसे बात करते हैं, सबसे पहले बात हम यही करते हैं कि भारत पर जो विदेशी आए थे वहीं से ये घटनाएं घटते घटते यहाँ तक पहुंची है। तो देखिए भारत में सबसे पहले हम बात करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इतिहास की क्लास में हम नहीं जाएंगे, हम जहां ही जाएंगे जहां हमारा भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले भारतीय संविधान की ऐतिहासिक घटनाएं की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक घटना आती है, देखिए कौन सी आती है, मैं बात करता हूं 17 मई 1498। कोई बता सकता है ये क्या है? 17 मई 1498, बिल्कुल, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से, किससे, समुद्री रास्ते से भारत आया था सबसे पहले। यानी कि भारत की खोज की समुद्री रास्ते के माध्यम से ये भारत आया था। कब आया था ये? 17 मई 1498 के अंदर वास्को डिगामा आया था। और कहां पे आया था भाई ये? कालीकट, कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट बंदरगाह पर आया था। और देखिए ये कहां से, देखो जो वास्को डिगामा था वो कहां से आया? पुर्तगाली था। तो पहला पुर्तगाली हो गया, हम ये कह सकते हैं कि पहला पुर्तगाली। तो ये कौन था? पुर्तगाली। एक तो इतिहास की ये घटना होगी जो कि पहली बार समुद्री मार्ग से ये क्या आए, कालीकट बंदरगाह में आए। और कालीकट बंदरगाह में बात करते हैं तो यहाँ के जो राजा था, कौन था वो कालीकट बंदरगाह का राजा? कोई बताएगा? कमेंट करके बताइए। देखिए जमोरिन, कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने इनका स्वागत किया, वो ये भारत आए। अब इन्होंने भारत में इन क्या किया, घूमा, भ्रमण किया। तो इनको लगा यार कि यहाँ पे कुछ तो स्पेशल है। और यहाँ पे भारत में जो स्पेशल थी, देखिए विश्व प्रसिद्ध, वो क्या थी? काली मिर्च। काली मिर्च और
इलायची, ये दो थी। ये यहाँ पे आया और भारत में घूमा, और वापस जब पुर्तगाल जा रहा था, वापस जब जा रहा था तो इसने क्या किया कि यहाँ से काली मिर्च और इलायची लेके गया, और ये वहां पे जाके इसको बेचा, और इसने डबल मुनाफा कमाया भाई। कितना? डबल मुनाफा कमाया। डबल मुनाफा कमा लिया इसने। अब देखिए, व्यापार करने की एक इनकी कड़ी मिल गई, यानी कि पहले करने के लिए आए यहाँ पे, और देखा यार भारत भारत के अंदर तो व्यापार की इतनी सारी चीजें हैं, क्यों ना हम यहाँ इनके साथ व्यापार किया जाए। देखिए, विदेशी है, आ रहे हैं, इन धीरे धीरे यहाँ पैर पसारने की कोशिश की, लेकिन वो आगे जाके बात हुई थी। अब हम ज्यादा हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद बात करते हैं तो देखिए, डच आए थे। कौन आए थे? डच आए थे। बता सकते हैं कोई डच कब आए थे भारत में, और कहाँ आए थे? कमेंट करके बताइए, डच कब आए थे भारत में? बिल्कुल, डच आए थे 1583 के अंदर। और ये कहाँ आए थे? गोवा में आए थे भाई, गोवा के अंदर। और तो आपको पता है कि भारत जब आजाद हो गया तो सबसे लास्ट का हिस्सा जो अपना आजाद या जो विदेशियों ने छोड़ा था वो गोवा ही था। तो व्यापार करने के हिसाब से यहाँ पे आ गए। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर हम जो बात करते हैं वो बात आती है, देखिए कौन? अंग्रेज। इसके बाद में आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज, जब ये बात इनको पता, देखिए जो पश्चिमी देश है वहां पे जब व्यापार कम होने लगा अंग्रेजों का, उन्होंने कहाँ पे भाई? भारत की ओर व्यापार करने के लिए अग्रसर हुए। तो यहाँ पे लेकिन ऑलरेडी पहले से ही पुर्तगाली आ गए थे, डच आ गए थे, फिर अंग्रेज आ गए थे, और फिर फ्रांसीसी भी आ गए थे। तो इतना चीजें हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफल हुए थे भारत के अंदर व्यापारिक तौर पे, तो वो अंग्रेज हुए थे भाई। कौन सबसे ज्यादा सफल? सबसे ज्यादा सफल हुए भाई, ये सबसे ज्यादा सफल हुए। लेकिन देखिए, इनका काम करने का तरीका कैसा था? काम करे तो ऐसा करे कि सिस्टम से हो, ताकि व्यापार भी आगे बढ़े, सारी चीजें ये हो। तो उन्होंने क्या किया? एक काम किया कि हम काम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक एक संस्था बनाएंगे, और हमारे देश की जो लोग है उसको इसमें जोड़ेंगे, और उस संस्था के माध्यम से ही ये हम व्यापार करेंगे। क्योंकि एक व्यापारी आएगा वो पूरा भारत में व्यापार नहीं कर सकता, समुद्री मार्ग से आना, माल लेके जाना, सारी चीजें तो इतना पॉसिबल नहीं है। और वो फिर है तो मुनाफा छोटा कमाएगा, क्योंकि छोटा व्यापार होगा तो। लेकिन अंग्रेज आए हैं, बड़ी सोच के साथ आए हैं, तो बड़ी सोच के साथ आए हैं, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, यहाँ पे एक 31 दिसंबर 1600 को, ध्यान रखिए ये डेट है ना, जब इससे पहले ये जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ, इससे पहले वाला जो हुआ था ऑनलाइन होके वापस वो चेंज कर दिया था, ऑफलाइन करवाया था, उसमें ये पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो देखिए, जो संस्था है वो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 1600 को। देखिए, आपको फंसाने के लिए देखो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। वो आपका 2 घंटे या 2.5 घंटे आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो आपका पेशेंस चेक करेगा वो। आप उसको पता है कि आप 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से तैयारी कर रहे हो ना, तो सारी चीजें घोट चुके होंगे, लेकिन वो आपको अपने ही जाल में बचाएगा। जाल कैसे बचाएगा ये बताएगा। देखो, 31 दिसंबर 1600, अब वो ऐसे पूछ ले, आपके ऑप्शन में ही नहीं दे, सवाल आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, और 31 दिसंबर 1600 उसने ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो फिर क्या करोगे? और उसने ये दे दिया, देखिए 16वीं सदी के अंतिम दिन, ध्यान से सुनना इस बात को, 16वीं सदी के अंतिम दिन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बिल्कुल हुई, क्योंकि 16वीं सदी का जो अंतिम दिन था वो कौन सा था? 31 दिसंबर। और इस दिन क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे स्थापना हुई। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये भी, अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी है थी, वो कैसी थी भाई? एक प्राइवेट कह सकते हैं, प्राइवेट है, गैर सरकारी, गैर सरकारी ये क्या थी? कंपनी थी।
अब इन्होंने क्या किया, अधिकार पत्र के माध्यम से, ध्यान रखना भाई ये 2-3 शब्द है, अधिकार पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना की मंजूरी लेना है इनको। इन्होंने मांग की कैसे, अधिकार पत्र के द्वारा। अब देखिए दूसरी बात करते हैं यहां पे। अब अधिकार पत्र के माध्यम से इनको क्या मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने की अनुमति मिल गई, लेकिन किसने दी। अब देखिए यहां पे बात आती है, इस इंग्लैंड की जो महारानी है, इस समय इंग्लैंड की जो महारानी है, उन्होंने सरकारी कंपनी को अनुमति दी अधिकार पत्र के माध्यम से, और जो महारानी है उसका नाम क्या है, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ महारानी है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मंजूरी दी है कि आप भारत में जाके संस्था बनाई है। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, भारत में आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यहाँ एक उनका एक दल यहाँ है, एक वहाँ है। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब देखिए आप कहोगे यहाँ देखो, क्योंकि मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा हूँ, महारानी एलिजाबेथ जो महारानी है, तो ये कि आप कहोगे संसद से या भारतीय इंग्लैंड के सरकार से क्यों अनुमति नहीं ली। तो देखिए अभी भी बात करते हैं तो वहाँ क्राउन ही होता है, क्राउन यानी कि जो ताज पहनता है ना, वो सर्वविधि होता है, सब वो जो कहता है वही होता है। तो इस समय यही हो रहा है। तो इस समय क्राउन कौन थे, एलिजाबेथ, और उन्होंने क्या कर दिया, इस कंपनी की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से इनको ना अनुमति दे दी। अब देखिए वहां पे भी इनको क्या व्यापार हो रहा है, सारी चीजें हैं, इनको इनका हिस्सा मिल रहा है, सारी चीजें हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ये 15 वर्षों के लिए था भाई। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए ही अनुमति दी गई, केवल, ज्यादा नहीं दी गई भाई। 15 वर्ष तक आप क्या करो, व्यापार कीजिए। चलो अब क्या हो गया भाई, सारी चीजें हो गई, व्यापार चल रहा है, सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार हो रहा है, अंग्रेज ला रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम अभी तो केवल यही हुई है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो इंग्लैंड में हुई है, वो भारत आएंगे, यहाँ पे शासन कौन कर रहा है, किससे मिलेंगे, वो व्यापार करने की अनुमति देता है या नहीं देता है, इस पे अपन बात करेंगे। तो देखिए अपन यहाँ पे अब बात करते हैं भारत की। तो भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पे 1608 को। 1608 को क्या होता है, अब देखिए ब्रिटिश तो महारानी की कह सकते, दूत के हिसाब से राजदूत कह सकते हैं। 1608 में महारानी का राजदूत के रूप में आया था कौन, हॉकिंस। हॉकिंस भारत आया, वो भारत में ये कहां पे आया था भाई, सूरत में, सूरत में आया है ये हॉकिंस। कहाँ आया, सूरत के अंदर आया, और सूरत में आने के बाद ये जाता है कहां पे, आगरा। अब देखिए आगरा गया है, अब आगरा किससे मिलेगा बताइए। आगरा देखिए यहाँ पे जो शासन मुगल शासक जो है, और यहाँ पे जो शासन चल रहा है वो कौन है, जहांगीर। जहांगीर से ये मिलते हैं कहां पे, आगरा में, उसका कहां पे, सूरत में, और मिलता कहां पे है, आगरा में। सब ठीक है, जहांगीर से चर्चा की है, सारी बातें हुई, जहांगीर भी एग्री हो गया कि ठीक है हम क्या करेंगे, आपको व्यापार करने की अनुमति देते हैं, सारी चीजें ये फिक्स हो गई। लेकिन फ्रांसीसी, डच, ये अलग जो लोग थे पुर्तगाली, इनके विरोध करने की वजह से इनको व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली, व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली कि आप यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते। रीजन फ्रांसीसियों के इनके विरोध करने की वजह से ये आ गई। लेकिन फिर भी जहांगीर के आदेश से सूरत के अंदर, सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली इन्होंने, व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। और कब कर ली है, ये कर ली थी कब, 1613 के अंदर।
यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से आ गया, हॉकिंग्स आ गया, सारी चीजें हो गई, व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन अब क्या करें, अंग्रेज है, पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, रुकने वाले नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक बात बोली थी, कब, 1615 में उन्होंने क्या किया, एक नए आदमी को भेजा, और ये नया आदमी था कौन, थॉमस रो। कहीं कहीं भाई थॉमस रो भी आ जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये क्या करता है, थॉमस रो क्या करता है भाई, ये भी पहुंचता है कहां पे, सूरत। सूरत आता है अंग्रेज, और आने के बाद में इनकी जो मुलाकात होती है वो अजमेर में, और कब होती है ये, 1616 में अजमेर के किले के अंदर होती है ये। मैं किले के अंदर की बात करते हैं, मैग्नीज के किले की बात करते हैं। आज वाले अगर ध्यान रहो तो कहां पे, जो गोल प्याऊ है, सॉरी सॉरी, गोल प्याऊ है, जो स्टन करके आते हैं, तो वहां पे क्या है भाई, अजमेर का किला, मैग्नीज का किला कहते हैं, वहीं पे क्या हुआ था, इनकी मुलाकात हुई। और कहा जाता है कि इस समय अकबर के बेटे की तबीयत खराब रहती है, ठीक है ना, तो ये कुछ नुस्खा बताता है, उससे सही हो जाता है, तो इसको प्रसन्न होकर ये क्या करता है कि भारत में इसको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो अंग्रेजों में व्यापार करने की जो पहली बार अनुमति लेता है वो कौन होता है, थॉमस रो। अनुमति मिली, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। स्पेशल बात हमने की नहीं है, हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, बेस बनाना भी जरूरी है। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है, जो दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, परीक्षा के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दो युद्ध की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले युद्ध की मैं यहाँ पे चर्चा करता हूं, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध देखिए, सबसे पहली बार ये युद्ध है ना, बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, ये ऐसे युद्ध थे जो अंग्रेजों को भारत में शासन करने की क्या करते हैं, एक रास्ता तैयार करते हैं, एक अवसर प्रदान करते हैं। ये सवाल 2012 या 13 में ये ऐसे पूछा गया है कि वह कौन सा युद्ध है जो अंग्रेजों को भारत में शासन स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है। तो यही वो दो युद्ध है साहब। तो देखिए इनकी बात करते हैं। कोई बता युद्ध कब हुआ, कमेंट करके बताइए, बिल्कुल कमेंट करिए, आप बताइए। 23 जून 1757। देखिए थॉमस रो भारत आया, वो व्यापार की अनुमति ले ली, 1616 के अंदर सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। अब इसके बाद में देखिए 150 साल तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, किसी लेना कोई देना नहीं है, यहाँ पे किसी का कोई लेना देना नहीं है, तो व्यापार कर रही है। जो यहाँ के मुगल शासक को जो टैक्स कर देना होता है वो मिल रहा है, इंग्लैंड में जो मिल रहा है टैक्स देना है वो वहाँ दे रहा है, जो सभी संस्था का जो रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये व्यापार कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा। अब देखो ये प्लासी का युद्ध क्या करता है, ये सबसे बड़ी घटना घटी है। प्लासी का युद्ध देखिए जो हुआ है वो है बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कोई बता सकता कौन है भाई, बंगाल का नवाब कौन था, सिरोजुद्दौला। सिरोजुद्दौला की सिरोजुद्दौला की सेना, जिसका सेनापति था मीर जाफर, और एक सेना बंगाल के नवाब की है, दूसरी सेना है जो बात कर रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की है। और इसके अंदर जो अगुवाई, जो इस सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अगुवाई की वो रॉबर्ट क्लाइव ने। इसे युद्ध का अगुवाई अंग्रेजों के सेनापति की बात कर ले, ऐसे कहते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा। लेकिन इस युद्ध में आपको सबने पता है जाफर क्या करता है, धोखा देता है, अंग्रेजों से मिल जाता है,
और मीर जाफर का पुत्र है वो सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है, और इस अंग्रेज क्या करते हैं इसके अंदर, मीर जाफर को बंगाल की गद्दी सौंप देते हैं, और वार्षिक एक टैक्स कर लगा देते हैं कि हमें ये आप अपनी इसके लिए दोगे हमें। तो मीर जाफर इसके लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जीत किसकी हुई है, जीत हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहां तक की बात है। सिराजुद्दौला की हो जाती है, मौत हो जाती है, और यहाँ का नवाब कौन बन गया, मीर जाफर बन गया। यहां तक की बात आ गई है। और अब क्या करेगा, वार्षिक कर के आधार पर प्राप्त करेगी कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किससे करेगी, मीर जाफर से करेगी। वार्षिक होगी, सारी चीजें होगी, क्योंकि अंग्रेजों का मकसद यह शासन करना नहीं था। यहाँ तक उनको केवल और केवल धन कमाना था, पैसा था, उनको सुविधा मिल रही थी कि यहाँ का यह शासन मिल रहा है, हमें ज्यादा सुविधा मिलेगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम इनको रक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास सेना है, आपके कोई आक्रमण करेगा, हम आपके साथ है, आप हमें इतना धन दीजिए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अभी की जो भाषा में बोले कि गार्ड है हमारे पास, ये गार्ड का काम कर रहे थे अब तक, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ समय बाद की बात करते हैं, तो एक दूसरा युद्ध होता है यहाँ पे, और वो होता है बक्सर का युद्ध। ध्यान रखना, प्लासी बंगाल के अंदर है, लेकिन बक्सर कहाँ पे है, बिहार के अंदर। अभी हाल वर्तमान में जो है, जो मैं बता रहा हूं, पहले तो पूरा भारत कितना बड़ा था आपको पता है, देख रहे हैं। अब देखिए बक्सर के युद्ध की बात करते हैं, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। ये वही युद्ध है जो अंग्रेजों को भारत में शासन या अवसर प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या आ गई, एक साइड सेना है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसकी अगुवाई कौन कर रहा है, कैप्टन मुनरो। मुनरो क्या कर रहा है, इसकी अगुवाई कर रहा है, यानी सेनापति है इसका, ये बातें कर लेते हैं। और दूसरी देखो तो ये है बंगाल का नवाब हो गया कौन, मीर जाफर, इसकी सेना। फिर इसके बाद करते हैं तो कौन आ गया, मगध की बात करते हैं, मगध का शासक था सुजाऊ दौला, ये अलग है वो अलग है, ध्यान रखना। और एक शाह आलम, ये मुगल शासक था। इनकी संयुक्त सेना युद्ध कर रही है। इस युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी इनको क्या करा देती है, हरा देती है। और हराने के बाद इस बार देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी किसी को शासक नहीं बनाती है, किसी को गद्दी पर नहीं बिठाते हैं, और बंगाल के अंदर क्या करते हैं, शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। बंगाल में शासन करना प्रारंभ, बंगाल में शासन करना प्रारंभ। अब देखिए साथ में ही बिहार और उड़ीसा को भी अपने अंडर में ले रहे हैं। यहाँ पे बिहार उड़ीसा भी, क्योंकि आप मैप को देखोगे तो वो एक साथ ही आ रहे हैं, बिहार उड़ीसा हो गया और बंगाल हो गया, इनको अपने अधीन कर लिया और एक क्षेत्र बना लिया, यानी कि एक एरिया अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर दिया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है भाई, अब यहाँ की देखिए दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। क्या कंपनी क्या कर रही है, शासन भी कर रही है, व्यापार भी कर रही है, लेकिन इनका मकसद शासन करना नहीं था, इनका मकसद था केवल और केवल व्यापार करना, धन कमाना। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों पे भी अब अत्याचार कैसे होने लगे कि यह इस वाले क्षेत्र बंगाल बिहार और उड़ीसा में क्या कर दिया कि किसान थे इन पे फोर्स देने लगे, यानी कि दबाव देने लगे कि आप व्यापारिक फसलें ही ज्यादा उगाओ, व्यापारिक फसलें ही ज्यादा से ज्यादा उगाओ, और उनसे फसलें भी अपने रेट के हिसाब से ये खरीदेंगे, ये मूल्य देंगे हम, और उस पर भी टैक्स फिर लेंगे। तो इस प्रकार से बंगाल बिहार और उड़ीसा में कंपनी का अत्याचार बढ़ना स्टार्ट हो गया। अत्याचार बढ़ना स्टार्ट गया तो ये बात कहां पे पहुंची, ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में ये बात पहुंची तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, यहां से बात रखना, कंट्रोल करने के लिए यानी कंपनी को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने एक
नियम बनाया, यही से भारत में पहली बार, ध्यान से सुनना, भारत में पहली बार कोई नियम बनकर आएगा और ये नियम बनकर अगर धीरे धीरे बनकर भारतीय संविधान की रूपरेखा या आधार बनेंगे। तो देखिए अब बन गई, ये बात आ गई। अब देखिए यहां पे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों पर व्यापारिक फसलों को उगाने का दबाव बनाने लगी। दूसरा, कर अधिक लेने स्टार्ट कर दिया। तीसरा, व्यापारिक फसलें केवल कंपनी ही खरीदेगी। ये बात हो गई। ये बात पहुंचती है कहां पे? ब्रिटिश संसद के अंदर। और ब्रिटिश संसद के अंदर ये पहुंचती है तो कंपनी को नियंत्रण करने के लिए एक नियम बनाया जाता है और वो नियम होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अपन अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी जो, अब आपको रेगुलेटिंग का मतलब समझा देता हूं पहले। तो रेगुलेटिंग का मतलब है नियंत्रण में करना, नियंत्रण करना। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीयों पे अनियंत्रण होके टैक्स कर ले रही थी, व्यापार फसलें उगाने का जोर दे रही थी, सारी चीजें कर रही थी, तो कंपनी को लिमिट में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक नियम बना के भेजा भारत के अंदर, जो कब बना? 1773 के अंदर बना, जिसको क्या नाम दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब क्या है? नियंत्रण करना। नियंत्रण करना किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले बात करते हैं तो यानी कि इसमें यही आ गया कि ब्रिटिश संसद में पहली बार भारत के लिए कोई कानून पारित किया गया। ब्रिटिश संसद में पहली बार भारत के लिए कानून बनना। यहां तक की बात आ गई भाई पहली। दूसरी आ गई कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेंगे। निजी व्यापार पर रोक। यानी कंपनी में कैसा हो गया कि जैसे मैं कंपनी का, मान लीजिए किसी पोस्ट पे भी बैठा हूं, कंपनी से मुनाफा कर रहा हूं, मैं पर्सनल अपना निजी व्यापार भी मैं कर रहा हूं, तो इस पे रोक लगा दी गई। दूसरा, उपहार लेने पर रोक। उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। यहां तक की बात आ गई। ये तो कर दिया कि ये तो होना ही है। अब इसके साथ में जो नई नई चीजें हैं जिससे कंपनी किसके अंदर से में काम करेगी? ब्रिटिश संसद के। तो इन्होंने क्या किया भाई? देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया? जो बंगाल का गवर्नर है, गवर्नर, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। और किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर तो पहले ही था, तो इसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। और इसके अंदर किसको? मद्रास व बंबई को इसके अधीन कर दिया गया।
यानी कि बम्बई और मद्रास के अंदर जो गवर्नर बैठेंगे वो किसके अधीन होंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक सवाल ये आता है कि सीधा सीधा सवाल है, मान लीजिए 3 सवाल बनते हैं, 3 सवाल बनते हैं यहाँ से, वो फेज अलग अलग आएगा अपना। सवाल ये आ गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? ध्यान से सुनना, भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंग भी होगा, लेकिन ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बंगाल का बनाया गया है, पूरे भारत का नहीं बनाया गया है। पूरा भारत की तो हम बात करेंगे जब 1833 का एक्ट की बात करेंगे अपन, तो वहां पे अपन ये बात करेंगे, इससे पहले अपन इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये बात है, ये आ जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारिणी बनाई गई, यानी 4 सदस्य है कि आपकी ये हेल्प करने के लिए होंगे, आप इससे परामर्श करते हो और आप अपना काम कीजिए। और ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या? नियंत्रण करना, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद में ब्रिटिश संसद ने पहली बार किसी भारत के लिए कोई कानून यहाँ पे पारित किया गया, किसी कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई इस अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा, और उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहाँ की किसकी? बम्बई और मद्रास की जो गवर्नर थे इसके अधीन कर दिए गए। और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया। अब आगे देखिए, इसको आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर देखिए आप, इस एक्ट के अंदर 1774 के अंदर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो न्यायिक व्यवस्था देखेगी, क्या करेगी? न्यायिक व्यवस्था देखेगी। 1774 के अंदर किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अंदर क्या किया गया भाई? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है, देखिए इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था। कोई बता सकता है मुख्य न्यायाधीश का नाम? सर एलिजा एम्पी। या इम्पे। और 3 अब इसके बाद की बात करते हैं, 3 अन्य जज भी इसमें बनाए गए हैं, 3 अन्य न्यायाधीश। पूछ लेते हैं कभी कभी जब हम पूरा संविधान ही पढ़ने पर आए हैं तो इनको पढ़ने में क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात करते हैं, 3 अन्य न्यायाधीश का कोई जवाब दे सकता है कमेंट में तो बता दीजिए। अगर किसी को याद है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए आप। देखिए पहला था चेम्बर्स, दूसरा था लिमिस्टर, और तीसरा था हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे साहब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। अब मुख्य बातें जो आपके सामने आई है वो ये है कि कंपनी का जो निजी कर्मचारी थे वे व्यापार करना था, उनको रोक लगा दी गई। दूसरा, इनके जो उपहार लेते थे उन उपहारों पर रोक लगा दी गई। तीसरा, इसके अंदर क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर था गवर्नर जनरल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग इसका पहला गवर्नर जनरल बना। और बंगाल और सॉरी बम्बई और उड़ीसा इसको मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया, 1974 के अंदर कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सुप्रीम कोर्ट क्या करे, न्यायिक व्यवस्था देखेगा, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश था। और मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे था। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, कौन थे? चेम्बर्स थे, लिमिस्टर थे और हाइड थे। ये थे भाई, इसकी की बात कर रहे हैं ये। अब इस जो नियम का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य
उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लेना। किसके? ब्रिटिश संसद के। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो हमने पढ़ा कि ब्रिटिश संसद के माध्यम से पहली बार कोई अधिनियम बनकर आया, वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी के साथ देखिए हम एक बात करते हैं, इसके बाद में देखिए कुछ पहली बार कोई अधिनियम बनकर आया तो उसमें कुछ कमियां भी होती है। ऐसा तो है नहीं कि कमियां होती नहीं है, कमियां होती है। तो इसके बाद में 1781 के अंदर एक नया अधिनियम लाया गया जिसको बोला गया है एक्ट, संशोधात्मक एक्ट। यानी कि इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में जो कमियां रह गई है उन कमियों को दूर करने के लिए गया है। तो देखिए इसकी बात करते हैं हम। 1773 के कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में पेश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो कि 1781 का एक्ट ब्रिटिश संसद में पेश किसने किया? तो वहां का मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन था? फोक्स। फोक्स ने ब्रिटिश संसद में पेश किया, जिसकी वजह से पहली और एकमात्र ऐसे ये जो बिल था जिसके द्वारा भारत इस एक्ट में संशोधन करने के लिए फोक्स को इस्तीफा देना पड़ा था भाई। इस्तीफा देना पड़ा। पहला ये अधिनियम जिसकी वजह से और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस रूल को लाने के चक्कर में क्या करना है, अपनी सरकार गिराई थी, यहाँ पे सरकार चली गई थी। तो ये छोटा सा एक एक्ट है जिसमें क्या कर दिया गया, इसमें ये कि भाई 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ कमियां थी। जैसे मानते हैं कैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको बात करता था, बोलते कि ये हमारे लिए नियम है, ये तो भारतीयों के लिए है, हमारे लिए नहीं बना। लेकिन जब भारतीयों पे ये बात करती है सुप्रीम कोर्ट तो ये बोलते हैं कि हमारे नियम नहीं है, या आप अंग्रेजों के अपने लिए बनाए गए, हमारा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ही कंफ्यूज था कि किसके लिए है। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए ये एक्ट लाया गया है और इसमें सुनिश्चित किया सुप्रीम कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय दोनों के लिए है। तो आज की क्लास में हमने दो एक्ट पढ़े। एक तो कौन सा पढ़ा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा 1781 का फोक्स वाला। आगे की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और दिशा ई-राइज ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सारे सिलेबस अकॉर्डिंग सिलेबस सारे कोर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। और यूट्यूब पर भी हम जल्दी ही MCQ लेकर आ रहे हैं। लाइव क्लास से जुड़े रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।